गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपके टॉपिक चल रहा है कंपैरेटिव एनाटॉमी में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें आज हम बात करेंगे रैबिट की। मैमल्स में जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है रैबिट, उसकी जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, स्किन कैसी होती है तो उसके बारे में जानते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनमें स्किन मोटी, लचीली और जलरोधी होती है। ये अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशेषतः डर्मिस युक्त होती है, यानी कि 2 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस और भीतर की ओर डर्मिस होती है। जो डर्मिस होती है अधिक मोटी होती है और चमड़ा बनाने के काम भी आती है। एपिडर्मिस भी स्तनियों में अधिक मोटी होती है। एपिडर्मिस अनेक स्तरों में विभाजित होती है। इसमें जो बाह्य स्तर होता है उसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। यह श्रृंगीय स्तर है जो कि केराटिन युक्त सेल्स का बना हुआ होता है। अगर डायग्राम देखें तो इस प्रकार से है। जो मैमल्स में स्किन की स्ट्रक्चर होती है 2 लेयर्स की बनी होती है, बाहर की ओर एपिडर्मिस एंड भीतर की ओर डर्मिस। डर्मिस में ये हेयर शाफ्ट दसा हुआ होता है। लेयर्स की बात करें तो सबसे बाहर की ओर स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके जस्ट नीचे की ओर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम मैलपीजियन, टैक्टाइल कॉर्पसल्स पाई जाती है डर्मिस लेयर में। डर्मिस लेयर में नर्व्स फाइबर्स, हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स, सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके अलावा एरेक्टर पाइल हेयर पल्प डर्मिस लेयर में पाया जाता है। जो फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक समाप्त हो जाते हैं, किंतु कोशिकाएं मृत नहीं होती हैं बल्कि अनेक हार्मोन का स्त्रावन करती है। इनमें से कुछ हार्मोन मेलपीजियन स्तर की कोशिकाओं की विभाजन क्रियाओं को नियंत्रण में करते हैं। यह स्तर हथेली और तलवों में सर्वाधिक मोटा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हथेली और तलवे की स्किन होती है वह अधिक होती है, अधिक मोटी होती है। यहाँ पर जो ये लेयर होती है मोटी होती है। इस स्तर की कोशिकाएं जो होती है चपटी छिलके के समान होकर देह से अलग होती रहती है। कई बार हम देखते हैं कि स्किन सर्दियों में निकलती रहती है, तो यही लेयर होता है जो लगातार उतरती रहती है। केराटिनी लेयर कड़ी, मजबूत और जल में अविलयशील प्रकार का प्रोटीन होती है, यानी कि जल रोधी होती है। इस स्तर के ठीक नीचे द्वितीय स्तर अपवर्तनी स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसिडम पाया जाता है। यह स्तर कुछ चपटी कोशिकाओं की पंक्तियों द्वारा बना होता है। यह अवरोध परत कहलाती है। कोशिकाएं संहत और संयोजित होकर अपारगम्य क्षेत्र बनाती है। इनमें तरल बिंदु पाए जाते हैं और केंद्र विलुप्त हो जाते हैं। अतः यह जो स्तर होता है लूसिडम वाला चमकीला अपवर्तनी स्तर होता है, जो कहीं कहीं विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इस स्तर की कोशिकाओं में इलाइडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। लूसिडम स्तर के जस्ट नीचे की ओर तीसरा लेयर ग्रेन्युलोसम पाया जाता है। ग्रेन्युलोसम लेयर इस स्तर में 2 से 5 पंक्तियाँ रोम्बोइडल शेप्ड सेल्स की होती है। इन कोशिकाओं की लंबवत अक्ष त्वचा की सतह के समानांतर रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें कुंडलित तंतु और केराटोहाइलिन नामक पदार्थ के कण छितरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये कण कैल्शियम, अम्लीय, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और आरएनए से निर्मित होते हैं। ये जो कणीय स्तर होता है ग्रेन्युलोसम, इस स्तर के नीचे चतुर्थ स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाया जाता है। यह बहुभुजीय कोशिकाएं होती है और इनकी अनेक लेयर्स पाई जाती है।
इस स्तर की कोशिकाएं परस्पर कंटकीय इंटरसेलुलर टोनोफाइब्रल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कुंडलित तंतुक, बड़े माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि वितरित अवस्था में पाए जाते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। ग्रेन्युलोसम स्तर के नीचे पंचम स्तर जर्मिनेटम या स्ट्रेटम मैलपीजियन उपस्थित होता है। यह स्तर कॉलमनर सेल्स की एक पंक्ति से बना होता है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारक झिल्ली पर टिकी होती है। यह डर्मिस और कोरियम के उभार और गर्त के अनुरूप अर्थात लहरदार संरचना होती है। इसकी कोशिकाओं के ऊपरी सिरे पर गोल्गी बॉडी होती है जो कि लगातार विभाजित होकर अन्य ऊपरी स्तरों में वृद्धि करती रहती है, नए स्तर का निर्माण करती है। जो जर्मिनेटिव लेयर होती है नए स्तर का निर्माण करती है। ये चपटी और केराटिन होकर ऊपर की ओर धकेली जाती है। इसके नीचे डर्मिस लेयर उपस्थित होती है। जो डर्मिस लेयर होती है यह है, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार जो सेंसरी सेल्स होती है वह सिर्फ डर्मिस लेयर में ही पाई जाती है। और एपिडर्मिस की ऊपरी परत थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन और वातावरणीय प्रभाव से देह में निरंतर अलग होती रहती है। केराटिन से ही उंगलियों के सिरों पर उपस्थित नाखून, नखर और खुर आदि बनते हैं। एपिडर्मिस के निचले स्तर में वर्णक कण होते हैं किंतु वर्णकधर अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्रोमेटोफोर्स नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में विशाखित मेलेनोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ये डर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य उपस्थित होती है। मैमल्स में डर्मिस सर्वाधिक विकसित होती है और 2 लेयर्स पेपिलरी लेयर्स ऊपरी परत और निचली परत रेटिकुलर लेयर में विभक्त होती है। पेपिलरी लेयर या ऊपरी लेयर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है। यह लचीले और कोलेजन तंतुओं से रचित होती है। इसमें वलन पाए जाते हैं और डर्मिस पेपिली की अनेक पंक्तियां बन जाती है। घर्षण वाले स्थानों पर यह अधिक मोटी होती है। इस भाग में वैस्कुलर सेल्स के वलय, तंत्रिकाग्र, न्यूरोफाइबर्स आदि पाए जाते हैं। यह एक चादर के रूप में व्यवस्थित होती है तथा जर्मिनेटिव लेयर की आकृति के अनुरूप उभर और गर्त को भरती रहती है। रेटिकुलर लेयर घने खुरदरे शाखित लचीले कोलेजन तंतुओं के समूह और जालक बनाते हुए पाई जाती है। इनके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यूज, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, मेलेनोब्लास्ट आदि सेल्स पाई जाती है। जो डर्मिस लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स और अरेखित पेशीय, स्पर्श कणिकाएँ और योजी ऊतकों के तंतु विभिन्न दिशाओं में फैले हुए होते हैं। इनमें ये जो तंतु होते हैं इनकी भुजाओं में लंबवत दिशा में और अन्य स्थानों पर त्वचा के अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ पीले तंतु एट्रोफी होने लगते हैं, हासित होने लगते हैं और त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती है। रेटिकुलर लेयर में फोड़े और वसा जमाव के कारण गर्भधारिता महिलाओं में लीनियर ग्रेविड्रम प्रकट हो जाते हैं, लंबवत चिन्ह जिन्हें कहते हैं। डर्मिस के नीचे अधित्वक ऊतक में वसा कोशिकाओं की परत एडिपोज टिश्यू बनाती है। यह देह की गर्मी को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इनमें संग्रहित भोजन एकत्रित होता है। त्वचा से संबंधित अन्य रचनाएं जैसे कि रोम और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां आदि एपिडर्मिस से विकसित होती है किंतु डर्मिस भाग में धसी हुई होती है। जैसे कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्लैंड्स
दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स जो ये एपोक्राइन टाइप की ग्रंथियां हैं और इनके सिरे से स्त्रवण बाहर निकलते हैं। प्रत्येक ग्रंथि एक कुंडलित नलिका के रूप में पाई जाती है। इनकी सहायक और वलय नलिकाएं और कुछ सिरे भी नलिका युक्त होकर इनसे जुड़े हो सकते हैं। इन ग्रंथियों के निचले भाग डर्मिस की गहरी परत में एक उपत्वचीय वसा स्तर से संपर्क होता है। ये सूक्ष्म रंध्रों द्वारा सतह पर खुलती है या तेलीय ग्रंथियों में खुलती है जो स्वेट ग्लैंड होती है। इनमें ये जो नलिका भाग होता है सीधा और रोम पुटिका के समानांतर और संयोजी ऊतक में गड़ा रहता है। सिक्रेटरी नलिका का निर्माण स्तंभी कोशिकाएं करती है। डक्ट भाग के निर्माण में घनाकार कोशिकाओं की दो परत पाई जाती है। प्रत्येक ग्रंथि अत्यधिक वाहिका युक्त संयोजी ऊतक से घिरी हुई होती है। मनुष्य में यह पेनिस और लिप्स के अतिरिक्त सभी स्थानों पर पाई जाती है। जो एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, यह यहाँ पर पाई जाती है। इस ग्रंथि के स्त्रवण से चय अपचय के अपशिष्ट पदार्थ जल के साथ बाहर निकलते हैं। इनमें एक जलीय लवण युक्त तरल पसीना बाहर निकलता है। इस पसीने के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। यूथीरिया में स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित दुग्ध अथवा सीबेसियस ग्लैंड होती है। ये लघु पालियों की बनी यौगिक कोष्टिक ग्रंथियाँ होती हैं। मोनोट्रिम्स में स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित होकर स्वेट ग्लैंड बनाती है। इनमें टीट्स नहीं पाए जाते हैं। यूथीरिया जंतुओं में दूध ग्रंथियों में टीट्स पाए जाते हैं। जो मैमल्स में स्किन होती है उसमें जैसे बताया कि हेयर पाया जाता है और ग्लैंड्स पाई जाती है। सेकंड ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड। ये रोम पुटिका से विकसित होती है और एक तेलीय पदार्थ का स्त्रावण करती है। ये संपूर्ण देह में फैली रहती है, लेकिन एनल पार्ट एंड जो ईयर पार्ट होता है उसमें अधिक संख्या में पाई जाती है। गंध ग्रंथियाँ माइबोमियम ग्रंथियाँ जो कि नेत्र के किनारों पर पाई जाती है, ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है। सीबम में कोलेस्ट्रॉल, एस्टर, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड आदि होते हैं। संभवतः विटामिन डी का निर्माण भी इनके द्वारा ही होता है।